सेल्सियस एकेडमी। हम पिछली बारी हमने जो डिटेल्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया है, तो उस सिलसिले में हम एक आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम मेंटोरशिप प्रोग्राम में एक डिटेल्ड सिलेबस दे देते हैं स्टूडेंट्स को, और उस सिलेबस के रिलेटेड वो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, क्या क्या थीमेटिक कॉम्बिनेशंस होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, किस किस इशू के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और कहाँ कहाँ से बच्चे को सिलेबस के किस हिस्से से बच्चे को ज़्यादा फोकस करना है, और किस स्टेज में, चाहे प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक के कौन से हिस्से को ज़्यादा फोकस करना है, मेंस में टॉपिक के कौन से हिस्से को ज़्यादा फोकस करना है, और वैसे ही करंट की लिंकेज क्या है टॉपिक में। तो जैसे इधर हमारे पास एक टॉपिक है, इन्फ्लेशन है। तो अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन में जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन की टाइप्स, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन वेज स्पाइरल इन्फ्लेशन क्या होती है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है, वैसे ही स्टैगफ्लेशन, रीफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसके बाद प्राइस इंडेक्सेस के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर क्या है, और मंथली बेस पे इसको मेजर किया जाता है कि वीकली बेस पे या ईयरली बेस पे। वैसे उसके साथ साथ कंपोनेंट्स क्या रहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, जैसे फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल एक्स्ट्रा। वैसे ही होलसेल प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, हेडलाइन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल इन्फ्लेशन क्या होती है। उसके साथ साथ प्रीलिम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एजेंसीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी एजेंसीज़ सर्वे कराती है, कौन सी एजेंसीज़ रिपोर्ट रिलीज़ करती है। जैसे नेशनल सैम्पल स्टेटिस्टिकल ऑफिस हैं विच रिलीजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आरबीआई मॉनिटर करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, बेस ईयर के बारे में या इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो है उसके बारे में। उसके बाद आरबीआई और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकती है, कंपोजिशन क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में, टूल्स क्या है आरबीआई के जिसके बेसिस पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या मार्जिनल स्टेडिंग फैसिलिटी या सीआरआर एसएलआर का रोल क्या है। उसके बाद प्रीलिम्स में आप कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, एक्सेस लिक्विडिटी के बेस पे कैसे इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेस लिक्विडिटी से क्या इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, एक्सेस लिक्विडिटी से क्या इन्फ्लेशन बढ़ सकती है कि कम हो सकती है, या फिजिकल डेफिसिट के बेसिस पे फिजिकल डेफिसिट अगर ज़्यादा होगा तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, फिजिकल डेफिसिट अगर कम होगा, डेट तो जीडीपी रेशो कितना अगर कम हो जाएगा तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के बेसिस पे या फूड इन्फ्लेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के मेजर्स, फिजिकल मेजर्स क्या होती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या रहती है विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होता है, ये सब पूछा जा सकता है। बफर स्टॉक्स क्या होते हैं, सप्लाई शॉक क्या होती हैं। उसके बाद जब हम मेंस की बात करें तो मेंस में क्या है कि एनालिटिकल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, आप क्वेश्चंस की एनालिसिस आनी चाहिए। तो यहाँ पे कि कौन से नेचर की इन्फ्लेशन इंडिया में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ही क्यों होती है, सप्लाई शॉक्स का रोल क्या है, मूनसून का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर क्या है, ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर क्या है, रूरल इन्फ्लेशन और अर्बन इन्फ्लेशन में फ़र्क क्या है, कोर इन्फ्लेशन इतनी परसिस्टेंस क्यों है, और इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या है, मॉनेटरी कॉजेज़, क्या मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है, उसकी वजह से डिमांड क्यों बढ़ जाती है, फिजिकल कॉजेज़ क्या है, क्या गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट करने से या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने से या एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या इन्फ्लेशन हो सकता है, स्ट्रक्चरल कॉजेज़ क्या है, सप्लाई साइड बोटलनेक्स क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट इनफिशिएंसीज की वजह से क्या क्या लेक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटीज़ की वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है, ग्लोबल कमोडिटी साइकिल्स के बेसिस क्या ट्रेड साइकिल, ट्रेड इम्बैलेंस के बेसिस पे इन्फ्लेशन हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको मेंस परस्पेक्टिव में पढ़नी होती हैं। जैसे एक और है कि इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी, पुअर के ऊपर इन्फ्लेशन का असर क्या होगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट क्या होगा, इनइक्वालिटी के बेस पे के इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सचेंज रेट, क्या एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, क्या रुपी की लेवल या रुपी का वैल्यू कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द डॉलर।
उसके बाद इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है, इनके बीच में क्या सिमेट्री है, क्या सिनोनिमिटी है। इसके बाद फिस्कल पॉलिसी लिंकेजेस, इन्फ्लेशन और फिस्कल पॉलिसी लिंकेजेस, मनी सप्लाई, फूड सब्सिडी, फूड इन्फ्लेशन या एमएसपी जो दे रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, सीरियल प्राइस इन्फ्लेशन को कैसे काउंटर कर सकता है या कैसे वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या ज़रूरी है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। फूड इन्फ्लेशन इंडिया में अक्सर रहता है, अक्सर बेशतर फूड इन्फ्लेशन रहता है। फूड इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस कौन करता है, क्या एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स की वजह से या मिसमैनेजमेंट की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, या रोल ऑफ मिडिल मैन की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। बफर स्टॉक मिसमैनेजमेंट, लेक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज कैपेसिटीज, क्या उसकी वजह से इन्फ्लेशन हाँ हो सकता है, क्योंकि सप्लाई उसमें नहीं पहुंच सकती है, डिमांड वैसी की वैसी रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है। ग्लोबल लिंकेजेस क्या है, व्हाट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, व्हाट इज जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, यानी कि फ्यूल प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे या कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फ्यूल प्राइस बढ़ सकते हैं। फ्यूल प्राइस बढ़ने से क्या डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कितना असर पड़ सकता है फ्यूल के ऊपर। या पॉलिसी स्पिल ओवर्स जो होती है, ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी स्पिल ओवर्स, आईएमएफ का रोल क्या है, डॉलर एप्रिसिएशन का कि डॉलर एप्रिसिएशन जो रहता है उसके बेसिस पे क्या इंडिया की इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ता है। कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, क्या एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रिफॉर्म्स के बेस पे, क्या प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड रिफॉर्म्स के बेस पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। क्या डाइवर्सिफिकेशन टू पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं, उसके बेस पे हम इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, फूड इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। क्या सोलर पंप्स की वजह से या इरिगेशन कॉस्ट को कम करने से, क्योंकि दैट इज इनपुट टू एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से बाद में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। अगर वो इनपुट कॉस्ट कम करेंगे तो एग्रीकल्चर कॉस्ट कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम हो सकता है। मेजरमेंट इश्यूज क्या है, क्या हमारी जो इंडिसेस है मेजरमेंट इशू, ये जो मेजरमेंट टेक्निक्स है क्या वो सही है, क्या रूरल इन्फ्लेशन हमेशा अंडर रिपोर्ट रहता है, क्या रूरल इन्फ्लेशन को हम प्रॉपरली एस्टिमेट कर पाते हैं, क्या फूड इन्फ्लेशन मेजरमेंट प्रॉब्लम्स हमारी रहती हैं, क्या हम जनरल जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, क्या हेडलाइन इन्फ्लेशन को कंसिडर करना ही सही है या हम कोर इन्फ्लेशन को ही कंसिडर करें। क्या हम उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी इन्फ्लेशनरी स्पाइक्स हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सोशल इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन का, पॉवर्टी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, माइग्रेंट वर्कर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इन्फ्लेशन कैन इन्फ्लुएंस माइग्रेशन टू एंड फ्रो बिटवीन द स्टेट्स, it can impact welfare schemes, it can impact on MNREGA wages, it can impact on the government policies. Then we talk about the current affairs. अब इस इन्फ्लेशन टॉपिक में आपको करंट इन्फ्लेशन ट्रेंड्स के बारे में पढ़ना है। रिटेल इन्फ्लेशन क्यों कम हो गया है या क्यों ब्रीच कभी बढ़ जाता है, या कभी कभार ये रिटेल इन्फ्लेशन ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है लेकिन कभी कभार ये बहुत बढ़ जाता है, 6% 7% बढ़ जाता है। कोर इन्फ्लेशन क्यों 2024 में कम रहा है। आरबीआई की रेपो रेट होल्डिंग 6.5% जो है वो ज़्यादा टाइम तक, एक्सटेंडेड पीरियड तक क्यों होल्ड की गई। या रिसेंट इन्फ्लेशन में जो प्राइस वोलेटाइल प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस वोलेटाइल फूड है जैसे टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, जिनको वोलेटाइल प्रोडक्ट्स कहते हैं, इनका रीसेंट इन्फ्लेशन में कितना इन्फ्लुएंस है। ग्लोबल ऑयल प्राइस का कितना है, अल नीनो का, मूनसून्स का इन्फ्लेशन के ऊपर कितना असर है। क्या टाइम पे मूनसून्स नहीं आ सकती हैं तो जिसकी वजह से ड्रॉट हो सकता है, ड्रॉट हुआ तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुई तो प्रोडक्शन नहीं हो तो सप्लाई नहीं हो सकती है, सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड ऑलरेडी कांस्टेंट रह गई है या बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। या रिसेंट टाइम्स में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जिनको काइनेटिक कन्फ्लिक्ट्स भी कहते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन है, या अभी जो इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं अमेरिका, इंडिया और चाइना के दरमियान, अमेरिका और चाइना के दरमियान, अमेरिका और इंडिया के दरमियान, क्या उसकी वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ सकता है। या जो बेन राइस एक्सपोर्ट बेन ऑन राइस, व्हीट, ऑनियन, विल इट एक्चुअली इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन। या जो टैरिफ्स रिसेंट टाइम्स में, क्या उसकी वजह से पॉलिसी हाइक्स, जो आरबीआई की पॉलिसी है पॉज ऑन रेट हाइक्स या लिक्विडिटी विड्रॉल्स के ऊपर, एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी टाइटनिंग के बेस पे क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कितना रोल है। फूड इन्फ्लेशन क्राइसिस ग्लोबल क्राइसिस एक है। मलेशिया, इंडोनेशिया पाम सप्लाई इश्यूज जो है, पाम ऑयल क्राइसिस जो हुआ है जिसकी वजह से ऑयल क्राइसिस हुआ, फूड क्राइसिस हुआ, शुरू हुआ साउथ ईस्ट एशिया में। और मलेशिया, इंडोनेशिया पाम ऑयल को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जिसकी वजह से ऑयल क्राइसिस शुरू हो गई। यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी के बेसिस पे या यूरोपियन यूनियन एनर्जी क्राइसिस के बेस, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे बड़ी क्रिटिकल जो
क्राइसिस है वो एनर्जी क्राइसिस है। दो क्राइसिस बड़ी क्रिटिकल है, एक एनर्जी एक फूड है, और ये इंटर रिलेटेड है और इनका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इन्फ्लेशन के ऊपर हो सकता है। तो करंट बेसिस में ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ऐसे हम एक टॉपिक को मल्टीपल एस्पेक्ट्स में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन प्रीलिम्स में किस तरीके से पूछा जा सकता है, इन्फ्लेशन में मेंस रिलेटेड किस तरीके से पूछा जा सकता है, और करंट का कितना इंपॉर्टेंस है और करंट की लिंकेज आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे करंट का फिर आप इंपॉर्टेंट रोल देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें मॉडल क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स देखे हैं कि कैसे हम मॉडल क्वेश्चंस यहाँ तैयार करते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि वैसे ही क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, वैसे ही हमने मॉडल मेंस क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इस डिटेल मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे एस्पेक्ट्स बता दिए जाते हैं और जिसके बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन जो सॉलिड तरीके से हो जाती है और आपकी जितने भी लूप होल्स या लैक्यूनेज होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपका एक बेस बन जाता है। आप एनालिसिस कर पाते हो टॉपिक के बेस पे, आपका एक कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाता है। आप उस टॉपिक में प्रीलिम्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्लियर कर सकते हैं। आप उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी मेंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको आप सही तरीके से लिख सकते हैं। आपके पास डाटा अवेलेबल होता है, आपके पास एक कंटेंट अवेलेबल होता है, आपको पता होती है कि कहाँ कहाँ पे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कहाँ पे कैसे आपको कौन सा कंटेंट यूज करना है, आपको टॉपिक में आपको आंसर राइटिंग में कौन सी हेडिंग्स डालनी है, कौन सी सब हेडिंग्स डालनी है, कौन सी रिपोर्ट्स की जरूरत है, किस इंडिसेस की रिपोर्ट की जरूरत है। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ डिटेल्ड मेंटरशिप प्रोग्राम of Pathfinder Services Academy. Thank you very much.